नमस्कार दोस्तों। डार्क साइड डायरियों में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं साल 2025 की मलयालम हॉरर थ्रिलर फिल्म डीएस इराए के बारे में, जिसका निर्देशन और लेखन राहुल सदशिवन ने किया है। ये फिल्म 31 अक्टूबर 2025 को हैलोवीन के मौके पर रिलीज की गई थी और दर्शकों द्वारा इसे काफी पसंद किया गया। इस फिल्म को IMDb पर 7 की रेटिंग मिली है। तो बिना किसी देरी के आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम स्क्रीन पर एक मैसेज देखते हैं जो कहता है, फुल ऑफ टीयर्स एंड फुल ऑफ ड्रेड इज दैट डे दैट वेक्स द डेड, कॉलिंग ऑल विथ solemn blast to be judged for all their past. The day of wrath। इस लाइन का मतलब है कि एक ऐसा दिन आएगा जब सभी कर्मों का फैसला होगा, खुशी, दुख, डर और पछतावे के साथ। यह कयामत या न्याय के दिन की चेतावनी है, जो डर, गंभीरता और नैतिक जिम्मेदारी का प्रतीक है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यह फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है। कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक कंस्ट्रक्शन साइट दिखाई देती है। वहीं हम मिलते हैं मधुसूदनन से, जो एक कॉन्ट्रैक्टर हैं। सब लोग काम में व्यस्त थे, तभी एक आदमी सभी वर्कर्स के लिए चाय लेकर आता है और टेबल पर रख देता है। वर्कर्स चाय निकाल रहे होते हैं कि तभी एक ग्लास गिरकर टूट जाता है। ग्लास टूटने की आवाज मधुसूदनन का ध्यान खींचती है। वह ग्लास को देखते हुए कुछ अजीब महसूस करता है, जैसे कि कोई बुरा घटना होने वाली हो। तभी उसका फोन बजता है और उसे बताया जाता है कि उसके पड़ोस में रहने वाली एक लड़की ने सुसाइड कर लिया है। ये सुनते ही मधुसूदनन उस पड़ोस के घर चला जाता है। घर पर आसपास के लोग इकट्ठा हुए थे। पुलिस वाले घर के कुएं के अंदर से एक नेट की मदद से लड़की की बॉडी निकाल रहे होते हैं। पीछे उसकी दादी और माँ रो रही होती हैं। जब पुलिस वाले बॉडी बाहर निकालते हैं और उसे देखते हैं, तो लड़की का एक हाथ अजीब तरह से ऊपर खड़ा था। पुलिस वाले हाथ को नीचे करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह अपने आप दोबारा ऊपर उठ जाता है। इसके बाद हम मधुसूदन को देखते हैं, जो गंभीर चेहरा लिए लाश को देख रहा है, जैसे कि उसे पहले से ही इसकी आभास हो। सीन कट होता है और हम मिलते हैं रोहन शंकर से, एक अमीर इंडो अमेरिकन आर्किटेक्ट जो एक लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा था। इस वक्त घर पर पार्टी चल रही थी और रोहन के दोस्त पार्टी में मजे कर रहे थे। रोहन किचन में जाता है, जहां उसका एक और दोस्त फोन पर बात कर रहा था। फोन रखते ही वह रोहन से कहता है कि कानी, जो उनका क्लासमेट थी, उसने सुसाइड कर लिया है। यह सुनकर रोहन थोड़ा शॉक्ड होता है और दोनों अगले दिन उसका घर जाने का फैसला करते हैं। अगली सुबह होती है। रोहन उठकर बैल्कनी में जाता है और अपने फोन में कानी और अपनी पुरानी तस्वीरें देखने लगता है। यहीं हमें पता चलता है कि कानी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी। इसके बाद रोहन और उसका दोस्त कानी के घर चले जाते हैं। कानी के घर में रोहन मधुसूदनन से मिलता है और उससे कुछ बातें करने के बाद रोहन कानी के कमरे में जाता है और वहां उसकी चीजें देखता है। ड्रेसिंग टेबल से वह कानी का एक हेयर क्लिप उठा लेता है। इसके बाद वह कानी के छोटे भाई किरान से मिलता है। कानी की मौत के बाद किरान का व्यवहार थोड़ा अजीब हो गया है। रोहन उससे कानी की सुसाइड की वजह जानने की कोशिश करता है, लेकिन किरान केवल इतना बताता है कि वह रात को सो नहीं पाता, क्योंकि उसके दिमाग में कानी को कुएं से निकालने के बाद का चेहरा घूमता रहता है। रात को रोहन अपना घर आकर नहाने जाता है। नहाने के बाद वह उस हेयर क्लिप को देखता है और उसे ड्रॉर में रखकर सोने चला जाता है। कुछ समय बाद घर में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। हम रोहन को देखते हैं, जो सो रहा था। उसके आसपास भी वही अजीब आवाजें गूंज रही थीं। फिर अचानक कोई उसे धक्का देता है। रोहन की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं और वह भी वही आवाज सुनता है। वह देखने के लिए कमरे से बाहर आता है, लेकिन वहां कुछ नहीं होता। फिर वह लिविंग रूम में किसी के घुंघरू की आवाज सुनता है। वो ऊपर से देखता है, लेकिन वहां भी कोई नहीं होता। अंत में वह कमरे का दरवाजा बंद करके सोने चला जाता है। अगली सुबह हम मधुसूदनन को देखते हैं, जो अपनी मां के पैरों पर दवाई लगा रहा है। कंस्ट्रक्शन साइट के काम की वजह से मधुसूदनन की स्वास्थ्य में भी समस्या होने लगी थी।
इसलिए उसकी माँ उसे अपना काम छोड़कर उसके पिता की तरह मंत्री का बनने की सलाह देती है। यहीं हमें पता चलता है कि मधुसूदनन का पूरा नाम मधुसूदनन पोट्टी है और उनके पूर्वज कोदुमोन पोट्टी थे, जिन्हें हम फिल्म ब्रह्मयुगम से जानते हैं। शायद इसी वजह से मधुसूदनन को कुछ भूरे होने का आभास पहले से ही होता था। उनकी बातचीत से यह भी पता चलता है कि मधुसूदनन को कनी के साथ होने वाली घटनाओं का भी अजीब सा आभास था, लेकिन वह इस बारे में किसी को नहीं बताता, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करेगा। मधुसूदनन की माँ इस शक्ति को उनके पूर्वजों की विरासत मानती थी। रात हो चुकी थी और हम देखते हैं कि रोहन सो रहा है। तभी कोई उसके बालों को सहलाता है। रोहन एकदम डर जाता है और बेड से उठकर देखता है कि कोई वहीं बैठा हुआ है। उसके आसपास घुंघरू और फुसफुसाने जैसी आवाजें सुनाई देती हैं। डर के मारे वह तुरंत कमरे से बाहर निकलता है और दरवाजा बंद कर देता है। फिर वह बंद दरवाजे में से अंदर का हाल सुनता है। उसे अंदर से अजीब और रहस्यमयी आवाजें आती हैं। उसके पसीने छूटने लगते हैं और वह रात भर बिना सोए अपने लिविंग रूम के सोफे पर बिताता है। सुबह जब वह फिर से अपने कमरे में चेक करने जाता है तो सब कुछ सामान्य था। दूसरी ओर हमें वह कुआं दिखाया जाता है जिसे कुछ लोग मिलकर बड़े से स्टील के दरवाजे से बंद कर रहे हैं। रात में हम रोहन को देखते हैं जो किचन में आइसक्रीम खा रहा है। जैसे ही वह आइसक्रीम खाकर ढक्कन लगाकर पीछे चम्मच धोने लगता है, अचानक आइसक्रीम का ढक्कन अपने आप हवा में उड़ जाता है। रोहन पीछे मुड़कर देखता है और यह देखकर डर जाता है। जब वह गिरे हुए ढक्कन को उठाने के लिए झुकता है, उसे किसी के छूने का एहसास होता है। वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन कोई उसे पकड़कर लिविंग रूम में घसीट ले जाता है और उसका गला दबाने लगता है। फिर वह उसकी हाथ पर काट देता है और उसे दूर की दीवार पर फेंक देता है। रोहन अब पूरी तरह जख्मी हालत में सीढ़ियों से ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वह फिर से उसे खींचकर नीचे गिरा देता है। अंत में रोहन नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है और कोई उसके बालों को धीरे धीरे सहलाने लगता है। अगली सुबह उसके गार्ड और हाउसकीपर उसे उठाते हैं। वह होश में आता है। कुछ देर बाद वह अपने मोबाइल में एक वीडियो देखता है जिसमें कानी उसके बाल सहला रही थी। यह देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वह वॉशरूम जाकर अपने बाल काट देता है। इसके बाद वह मधुसूदनन से मिलने जाता है और उसे बताता है कि 7 से 8 महीने पहले एक प्रोग्राम में वह और कानी मिले थे। दोनों बात करने लगे और बहुत जल्दी एक दूसरे के करीब आ गए थे, लेकिन कुछ समय बाद कानी बदलने लगी और शादी करने के लिए जिद करने लगी। वो रोहन को लगातार कॉल और मैसेज करती थी। यह सब देखकर रोहन ने उसे हर जगह से ब्लॉक कर दिया और अब कानी ने भी उसे तंग करना बंद कर दिया। लेकिन कुछ समय बाद कानी ने आत्महत्या कर ली। जब मधुसूदनन ने पूछा कि यह सब वह उसे क्यों बता रहा है, तो रोहन ने मधुसूदनन को अपने ऊपर हुए टॉर्चर्स के बारे में बताया और उसकी मदद मांगी। जैसे ही रोहन की बात खत्म होती है, अचानक एक कप गिरकर टूट जाता है और फिर से मधुसूदनन को कुछ अजीब एहसास होता है। वो रोहन की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वह रोहन को बताते हैं कि आत्मा जिसकी मौत अकस्मात हुई हो, मरने के बाद कुछ दिन तक वो अपनी पसंद के इंसान के आसपास रहती है और 16वीं के बाद वह चली जाती है। वो रोहन को उस समय तक इंतजार करने को कहता है। कुछ दिन नॉर्मल बीतते हैं। रोहन भी अपनी डे टू डे लाइफ में बिजी हो जाता है। फिर कानी की 16वीं आती है। रोहन दूर से सारी रस्में देखकर घर चला जाता है। घर पहुंचते ही वह यह चेक करने के लिए अपने बेडरूम में जाता है कि कानी की आत्मा अभी भी वहां है या नहीं। वो धीरे से कंबल उठाकर बेड पर झटका देता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। वह सुकून की सांस लेकर बेड पर गिर जाता है। रात को वो अपने दोस्तों को बुलाकर पार्टी करता है। पार्टी में उसने कानी के भाई किरण को भी बुलाया था। दोनों बैल्कनी में बातें करने लगते हैं। बातों बातों में रोहन किरण को पैसे देने की कोशिश करता है, क्योंकि किरण की कोई जॉब नहीं थी। इस बात पर किरण गुस्सा हो जाता है और रोहन पर चिल्लाते हुए वहां से जाने की कोशिश करता है। रोहन उसे सॉरी बोलकर संभालने की कोशिश करता है, लेकिन किरण रोने लगता है।
रोहन उसे समझाने की कोशिश करता है, पर वह शांत नहीं होता। रोहन उसके लिए ड्रिंक्स लेने पीछे चला जाता है। जैसे ही वह ड्रिंक्स बना रहा होता है, उसे फिर से वही घुंघरुओं की आवाज़ सुनाई देती है। फिर वह महसूस करता है कि कोई उसके सामने से किरान की ओर जा रहा है। जैसे ही वह पीछे मुड़ता है, वह आत्मा किरान की टी शर्ट पकड़ लेती है। रोहन उसके पास दौड़ता है, लेकिन वह आत्मा किरान को उठाकर बालकनी से नीचे फेंक देती है। रोहन उसके पैर पकड़ता है, मगर उसका हाथ छूट जाता है और किरान नीचे गिर जाता है। यह देखकर रोहन डर जाता है। नीचे किरान थोड़ा सा सिर उठाकर अपने पैरों को देखता है। उसकी हालत बहुत खराब होती है। उसके सिर से बहुत खून बह रहा होता है और वह वहीं बेहोश हो जाता है। उसका एक दांत भी टूट जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रोहन किरण को हॉस्पिटल ले गया था। किरण का फैमिली भी वहीं मौजूद होते हैं। किरण की हालत बहुत खराब थी। रात हो जाती है और रोहन घर लौट आता है। घर आकर वो अपनी ड्रॉर से वही कनी का हेयर क्लिप निकालता है और बैठकर उस हेयर क्लिप को देखते हुए, उसे घुमाते हुए सोचने लगता है। जैसे ही वो उस क्लिप को खोलता है, कमरे की लाइट्स एक बार ऑफ होकर फिर ऑन हो जाती हैं। वो घबरा जाता है। वो दोबारा उस क्लिप को खोलता है, लेकिन इस बार कमरे की लाइट्स पूरी तरह ऑफ हो जाती हैं। घबराते हुए वो इधर उधर देखने लगता है। तभी नीचे किचन से कुछ टूटने की आवाज आती है। वो किचन में जाकर देखता है तो वहां नल खुला हुआ होता है। जैसे ही वो नल बंद करता है, उसके साइड में रखी प्लेट्स गिरने लगती है। वो वहां से भागते हुए लिविंग रूम में जाता है, लेकिन वहां भी उसे घुंघरुओं की आवाज और किसी इंसान की आवाज हंट करने लगती है। अपने फोन की फ्लैशलाइट की वजह से अब उसे घर में एक शैडो दिखती है। किसी का हाथ और कोई इधर उधर भागता हुआ नजर आता है। जब वह डर के मारे पीछे हटकर सीढ़ियों की ओर देखता है तो वो हिल जाता है। सीढ़ियों के ऊपर एक आदमी खून से लथपथ खड़ा होता है। वो रोहन को देखते हुए वहां से चला जाता है। सीन कट होता है और अगले दिन मधुसूदनन उसके घर आते हैं। रोहन उन्हें बताता है कि अब तक उसे हंट करने वाला कानी नहीं, बल्कि कोई और आदमी है। मधुसूदनन रोहन से उस दिन के बारे में भी पूछते हैं कि क्या उसे कानी के कमरे में कुछ अजीब नोटिस किया। रोहन बताता है कि उसे वहां कुछ भी अजीब महसूस नहीं हुआ। साथ ही वह यह भी बताता है कि वह वहां से कानी की हेयर क्लिप लेकर आया था। यह सुनकर मधुसूदनन कहते हैं कि वह आत्मा उसी हेयर क्लिप से जुड़ी हुई हो सकती है। वह यह पता लगाने के लिए कि वह आत्मा कौन है और उसका कानी के साथ क्या रिश्ता है, कानी के घर जाने की बात करते हैं। अब मधुसूदनन और रोहन कनी के घर पहुंचते हैं और घर में रखी उसकी चीजों को ध्यान से देखने लगते हैं। रोहन कनी की हेयर क्लिप उठाकर वहीं टेबल पर रख देता है। तभी मधुसूदनन की नजर घुंघरू के बॉक्स पर जाती है। उसमें घुंघरू नहीं होते। उसे शक होने लगता है कि वही घुंघरू इस पूरे मामले के पीछे हो सकते हैं, लेकिन वहां से भी उन्हें कोई ठोस क्लू नहीं मिलता। उसी दौरान मधुसूदनन को कानी की खिड़की से सामने स्थित एल्साम्मा का घर दिखाई देता है। क्योंकि एल्साम्मा कानी के घर में काम करती थी, इसलिए मधुसूदनन और रोहन उससे पूछताछ करने उसके घर जाते हैं। मधुसूदनन उससे उसके और कानी के रिलेशन, कानी के बिहेवियर और उसके दोस्तों के बारे में सवाल करता है। एल्साम्मा बताती है कि कानी ज्यादा बात करने वाली नहीं थी और उसके कोई लड़के दोस्त भी नहीं थे। वह नियमित रूप से डांस क्लास जाती थी और कभी कभी उसकी सहेलियां उसके घर आया करती थीं। यहां से भी कोई खास जानकारी न मिलने पर दोनों निराश होकर लौट आते हैं। मधुसूदनन रोहन को कुछ समय तक उस घर में न रहने की सलाह देता है और सुबह कॉल करने को कहकर दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। रोहन घर पहुंचकर अंदर जाने की बजाय बाहर से ही अपना बैग उठाता है और वहां से निकल जाता है। उधर मधुसूदनन जब बाहर सूखे कपड़े समेट रहा होता है, तभी एक अजीब सी आवाज उसे डराने की कोशिश करती है। रात के सन्नाटे में रोहन अपनी कार में बैठा कनी की फोटो देखता है और उससे सॉरी कहता है। सीन कट होकर मधुसूदनन का घर दिखाई देता है। मधुसूदनन अकेला बैठकर खाना खा रहा होता है। तभी अचानक उसके पीछे से किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है।
वो चौंक कर माँ कहकर पुकारता है, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिलता। उसी क्षण उसके सामने की खिड़की अपने आप धीरे धीरे खुलने लगती है। माहौल और भी तनावपूर्ण हो जाता है। तभी दरवाजे के पास कोई चीज गिरने की आवाज आती है। घबराकर मधुसूदनन दरवाजे की ओर देखता है, लेकिन वहां से सिर्फ एक बिल्ली निकलती है। वो खुद को संभालते हुए दोबारा खाना शुरू करने ही वाला होता है कि अचानक उसके सामने रखी चेयर अपने आप पीछे की ओर खिसकने लगती है। मधुसूदनन घूरकर चेयर को देखता रहता है, लेकिन चेयर और पीछे चली जाती है। डर के मारे वह तुरंत खड़ा हो जाता है और पीछे की ओर भागते हुए पूजा के कमरे में पहुंच जाता है। वो जल्दी से दरवाजा बंद करता है और दिया जलाने की कोशिश करता है, लेकिन मैचेस नहीं जलते। तभी बाहर से घुंघरू की आवाज सुनाई देने लगती है, जिससे उसका डर और बढ़ जाता है। किसी तरह वह दिया जला लेता है। तभी दरवाजे के पास एक शैडो उभरती है, जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ती है और अचानक गायब हो जाती है। सहमे हुए मधुसूदनन दरवाजा खोलकर देखता है और वो तेजी से किचन में जाकर शुगर की पैकेट फोड़ देता है और शुगर कमरे में इधर उधर, साथ ही अपनी बॉडी पर डाल लेता है। अंत में वो अपनी माँ को देखने जाता है और पाता है कि वह पूरी तरह सुरक्षित और ठीक है। अगले दिन मधुसूदनन और रोहन कानी के डांस क्लास में जाते हैं और उसकी एक दोस्त से कुछ सवाल करते हैं। उसकी दोस्त बताती है कि एक लड़का जो जीरोक्स की दुकान पर काम करता था, वो हर दिन कनी को बहुत अजीब तरह से घूरता रहता था। इसके बाद दोनों उस दुकान में जाकर पूछताछ करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उसका नाम फिलिप था। उन्हें यह भी जानकारी मिलती है कि फिलिप वहां सिर्फ 2 से 3 महीने काम करके सऊदी चला गया था। दुकानदार बताता है कि फिलिप हर दिन दुकान में कुछ न कुछ प्रिंट करता रहता था और कभी कभी बाहर खड़े होकर घूरता रहता था। दुकानदार यह भी बताता है कि फिलिप को काम पर चर्च के फादर की सिफारिश पर रखा गया था और जो प्रिंट्स वह करता था उसे लगता था वो उसी चर्च के लिए होंगे। दुकानदार उन लोगों को फिलिप का नंबर दे देता है, लेकिन फोन ऑफ आता है। इसके बाद दोनों वहां से फिलिप द्वारा किए गए कुछ प्रिंट्स ले लेते हैं। मधुसूदनन रोहन से कहता है कि जिस टाइम पर फिलिप सऊदी गया था उसी समय कई और लोग भी गए थे, जिनमें एल्साम्मा का बेटा मानू भी शामिल था। अब दोनों डिसाइड करते हैं कि मधुसूदनन, जिसे चर्च का लोकेशन पता है, वहां जाकर फादर से बात करेगा और रोहन एल्साम्मा के घर जाकर मनु को भेजने वाले एजेंट का नंबर निकालेगा और फिलिप के बारे में जानकारी जुटाएगा। दोनों अलग हो जाते हैं। सीन चर्च में शिफ्ट होता है, जहां मधुसूदनन फादर को फिलिप द्वारा किए गए प्रिंट्स दिखाता है। प्रिंट्स देखकर फादर बताते हैं कि इनमें ज्यादातर चर्च की प्रार्थनाएं हैं और कुछ बाइबल के वर्सेस भी हैं। इसके बाद फादर अगला पन्ना पलटते हैं और कहते हैं कि इसमें डीजस इराए लिखा है, जिसका मतलब है न्याय का दिन। फादर आगे बताते हैं कि फिलिप का परिवार पहले यहां आया करता था और फिलिप चर्च की क्वायर में भी गाता था। वही फादर बताते हैं कि फिलिप को सऊदी जाने की सलाह उन्होंने ही दी थी। मधुसूदनन उनसे पूछता है कि क्या उनके पास फिलिप का कोई फोटो है। फादर बताते हैं कि आखिरी बार क्वायर में गाते समय की एक फोटो उनके फोन में है और वह फोन निकालते हैं। उधर रोहन एल्साम्मा के घर पहुंचकर उससे मानू या उसे भेजने वाले एजेंट का नंबर पूछता है। एल्साम्मा बताती है कि मानू का कोई स्थायी नंबर उसके पास नहीं है, क्योंकि वो अलग अलग नंबर से कॉल करता था। इसके बाद वो एजेंट का नंबर ढूंढने अंदर चली जाती है और रोहन दरवाजे पर वेट करता है। इधर फादर को फिलिप की फोटो मिल जाती है और वह मधुसूदन को दिखाते हैं। उधर रोहन की नजर घर के अंदर पड़ती है और वो हैरान हो जाता है। वो धीरे धीरे अंदर की ओर बढ़ता है। मधुसूदन ध्यान से फोटो को स्लाइड करता है। जैसे ही फिलिप का चेहरा साफ दिखाई देता है, वो चौंक कर कहता है, मनु। उसी समय रोहन घर के अंदर रखे मेडल्स और ट्रॉफी के सामने खड़ा होता है। उसकी नजर ट्रॉफीज पर लिखे नाम पर पड़ती है, फिलिप सेबास्टिन। हैरानी में रोहन पूछता है, मनु का असली नाम फिलिप है क्या? एल्साम्मा जवाब देती है, हाँ, वो उसका चर्च का नाम है। तभी रोहन की नजर एक बंद कमरे पर जाती है। वो धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ता है और पास जाकर कुंडी खोल देता है। एल्साम्मा यह नोटिस कर लेती है। रोहन धीरे से दरवाजा खोलता है
कमरे के अंदर एक बड़ा कपड़ा किसी चीज को ढके हुए होता है। रोहन सावधानी से वो कपड़ा हटाकर देखता है और उसे वहां एक सड़ा हुआ लाश दिखाई देती है। वह घबराकर थोड़ा पीछे हट जाता है। कमरे की दीवारों पर प्रेयर्स या मंत्र जैसे शब्द लिखे हुए होते हैं और बेड के पास कुछ दवाइयां और हॉस्पिटल रिपोर्ट्स पड़े होते हैं। रोहन लाश के पैरों की ओर बढ़ता है और वहां से कपड़ा हटाता है। उसे दिखाई देता है कि लाश के पैरों में घुंघरू बंधे हुए हैं। उसकी नजर सामने रखे टेबल पर जाती है जहां कानी की चीजें रखी होती हैं। अचानक इल्सामा पीछे से आकर रोहन के सिर पर जोर से वार करती है। रोहन वहीं गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। घबराया हुआ मधुसूदनन चर्च के बाहर निकलता है और तुरंत रोहन को फोन करता है, लेकिन दूसरी ओर से कोई जवाब नहीं आता। सीन कट होता है और वही कमरा दिखाया जाता है। वह लाश पड़ी होती है। लाश की आसपास कीड़े घूम रहे थे और उसी लाश की वजह से पूरा कमरा सड़ने लगा था। इल्सामा लाश के पास बैठी प्रेयर कर रही होती है। वो कहती है, प्रभु, अपनी कृपा हम पर बनाए रखना, क्योंकि आपने कहा है कि न्याय के दिन हर मुर्दा फिर से जीवित होगा। तब तक इसे सुरक्षित रखना। तभी रोहन को होश आता है। इल्सामा उसकी ओर देखते हुए बोलती है कि मानू कानी को बहुत पसंद करता था। वो उसे हर दिन खिड़की से देखा करता था। मानू की मौत के बाद भी वह कानी को छोड़ना नहीं चाहता था। इसी वजह से वो धीरे धीरे कानी की चीजें लाकर उस कमरे में रखती रही। वह यह भी कहती है कि कानी की हर चीज अब मानू की है। यहीं हमें समझ आता है कि रोहन को इस तरह क्यों सताया जा रहा था। इल्सामा आगे बताती है कि मानू के आखिरी दिन उसने उसके पैरों में कानी के घुंघरू पहनाए थे। उस वक्त मानू के चेहरे पर एक खुशी थी और वही खुशी उसे अब तक बांधे हुए है। फिर वो कहती है, जब न्याय का दिन आएगा तो प्रभु मरे हुए को भी एक दिन के लिए जिंदा कर देंगे। लेकिन मानू ने अपनी किस्मत खुद लिखी है। उसने कहा था कि चाहे वह मर ही क्यों ना जाए, वह उस जगह को कभी नहीं छोड़ेगा। रात का समय था और मधुसूदनन इल्सामा के घर पहुंचता है। जैसे ही वो घर के सामने दरवाजे पर जाता है, वो इल्सामा को घर के बाहर एक बड़ा सा गड्ढा बनाते और रोहन का फोन वहीं फेंकते हुए देखता है। वो घबराकर धीरे धीरे घर के अंदर जाता है। घर के अंदर उसे रोहन बेहोश हालत में मिलता है। वो उसे जगाता है। रोहन उठकर मधुसूदनन को मानू की लाश दिखाता है। फिर रोहन पुलिस को बुलाने को कहता है, लेकिन मधुसूदनन उसे बोलता है कि वही घुंघरू मानू की आत्मा को कैद किए हुए है और आत्मा की आजादी के लिए घुंघरू को निकालना होगा। मधुसूदनन घुंघरू को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं निकल पाता। वह रोहन को कोई औजार लाने को कहता है और रोहन बाहर औजार ढूंढने जाता है। मधुसूदनन फिर से घुंघरू निकालने की कोशिश करता है। तभी कमरे की बल्ब टूट जाती है और पूरे घर की लाइट्स चली जाती हैं। अचानक कोई शक्ति दरवाजे को बंद कर देती है। रोहन ये सब देख ही रहा होता है कि बाहर से इल्सामा जोर जोर से चिल्लाती हुई दौड़ती हुई आती है और रोहन पर कुल्हाड़ी से हमला कर देती है। रोहन किसी तरह खुद को बचाता है। दोनों लड़ने लगते हैं। इल्सामा रोहन को इधर उधर की चीजों से मारने लगती है। रोहन दर्द से चिल्लाता है। उधर मधुसूदनन दरवाजा खोलने की कोशिश में होता है। तभी उसे पीछे किसी की आवाज सुनाई देती है। इल्सामा फिर रोहन के एक हाथ पर जोर जोर से हमला करती है। रोहन दर्द की वजह से इल्सामा को दूर फेंक देता है और उसका सिर किसी चीज से टकराकर वह बेहोश हो जाती है। रोहन फिर एक कुल्हाड़ी लेकर कमरे का दरवाजा तोड़ देता है और कमरे के अंदर घायल हालत में मधुसूदनन को पाता है। वो उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन मधुसूदनन नहीं उठता। उसका गला उस आत्मा ने दबा रखा था। रोहन जल्दी से लाश के पास जाकर कुल्हाड़ी से उसका पैर काटने लगता है। बहुत देर तक लगातार मारने के बाद आखिर में वह पैर काट लेता है और दोनों पैरों को जलती हुई अंगार में डालकर ऊपर से पेट्रोल डाल देता है। कुछ देर बाद आग से एक अजीब शक्ति निकलकर उसी कमरे की तरफ जाती है। खिड़की और घर की छत तोड़कर बाहर निकलती है। टूटे और जलते हुए छत से आग नीचे गिरने लगती है और देखते ही देखते पूरा घर आग की लपटों में समा जाता है। रोहन, मधुसूदनन और इल्सामा घर से बाहर निकलते हैं और धीरे धीरे मानू की लाश और पूरा घर आग में जलने लगता है। मूवी के पोस्ट प्राइड सीन में हम देखते हैं कि रोहन अब यूएस जाने वाला है। वह मधुसूदनन से मिलता है और उसे किरण की हालत सुधरने की जानकारी देता है। सीन कट होता है और रात में रोहन का घर दिखाया जाता है।
रोहन अपनी पैकिंग कर रहा होता है। पैकिंग खत्म करने के बाद वो अपने पिता से फोन पर बात करता है। जैसे ही बात खत्म होती है, उसे अपने बेडरूम से अजीब सी आवाज सुनाई देती है। धीरे धीरे वो बेडरूम की ओर बढ़ता है और देखता है कि कानी का हेयर क्लिप बेड पर रखा है। हेयर क्लिप के पास बेड की एक जगह हल्की गड्डी हुई थी, जैसे कोई वहां बैठा हो। रोहन धीरे से कंबल उठाता है और गड्डी के ऊपर झांकता है। कंबल के अंदर एक अस्पष्ट आकृति दिखाई देती है। जैसे ही वह पूरी तरह कंबल हटाता है, रोहन का चेहरा डर और शौक से भर जाता है। मूवी इसी सस्पेंसफुल और रहस्यमय दृश्य के साथ खत्म होती है। तो दोस्तों, आपके ख्याल से रोहन ने वहां क्या देखा होगा? कानी की आत्मा, जो शायद अभी भी इस दुनिया में थी, या फिर मनु की आत्मा जो पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाई थी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, लाइक जरूर करें, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए, ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिले। आप किस हॉरर मूवी को अगली बार एक्सप्लेन करवाना चाहते हैं, नीचे कमेंट्स में बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।